पटेल प्रहलाद भी। बिहार का ये सीमांचल एरिया पूर्णिया और काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर सियासी तौर पे देखा जाए तो पप्पू यादव यहीं से सांसद हैं, लेकिन आज पूर्णिया को अगर दूसरे फेज के लिए रखते हैं तो बाकी जगहों पे आज बिहार में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हुई है और इन 121 सीटों पर 5 बजे तक की जो पोलिंग है वो 61% से ज्यादा की है। पिछली बार पूरे बिहार में 243 सीटों में 57% की पोलिंग हुई थी, लेकिन इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ता हुआ दिख रहा है। और जब 5 बजे तक 62% के लगभग पोलिंग हुई है तो इसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये परसेंटेज 65 से 70% तक जा सकता है। तो एक तरफ बिहार में, लेकिन बिहार की गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। हम लोग जब आज मुजफ्फरपुर से आगे बढ़े, दरभंगा और निर्मली होते हुए, सुपौल होते हुए, फारबिसगंज, अररिया होते हुए जब पूर्णिया पहुंचे हैं तो बहुत कुछ सर्वे करने का भी मौका मिला, बहुत लोगों से बातचीत करने का, जानने का मौका मिला कि क्या कुछ चल रहा है इस बिहार में। ये सारी चीजें आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन आपको ये बता दूं कि आज कई सभाएं भी थी सेकेंड फेज के लिए। राहुल गांधी इसी पूर्णिया में थे, कस्बा में और अररिया में थे। उनके अलावा प्रियंका गांधी भी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, और उधर नरेंद्र मोदी जो है वो अपने नाम पर, अपने दम पर चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू का कुनबा भी यहाँ पर चुनाव में दम ठोक रहा है, ताल ठोक रहा है। विजय कुमार सिन्हा, आप जानते हैं, उप मुख्यमंत्री हैं इसी बिहार के, वो थोड़ा आज परेशान नजर आए। किनकी परेशानियां बढ़ी हैं, किनकी परेशानियां कम हुई हैं, इन सब पे भी बात करेंगे। और 8 से ज्यादा मंत्रियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है बिहार सरकार के, बिहार में नीतीश सरकार की कहें तो। और लेकिन राघोपुर पे भी आज ही वहां भी मतदान होना था, मतदान हुआ, यानी किस्मत जो है वो तेजस्वी यादव की भी आज पिटारे में बंद हुई है। इन सबके बीच पूर्णिया में जब कस्बा में आज राहुल गांधी थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जल्दी से उनको सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। प्रियंका गांधी ने भी अपनी बहुत सारी बातें रखी हैं, मीडिया के सामने तो बात करती हैं, लेकिन आज जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने भी अपनी बातें रखी। पहले सुनते हैं राहुल गांधी को क्या कह रहे थे आज की सभा में, पूर्णिया सेकेंड फेज। और आपको याद होगा, यहाँ ये भी बता दूं कि सीमांचल का जो एक क्षेत्र है, पिछली बार 2020 में इसी क्षेत्र में महागठबंधन पिछड़ गया था, AIMIM की 5 सीटें आ गई थी और इसके कारण चुनाव पलट गया था। कहें तो महागठबंधन की सीट नहीं आ पाई उतनी जितनी पे सरकार बने, और एनडीए की सरकार बन गई थी। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन क्या इस बार ऐसा होगा? नीतीश कुमार का नाम अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का कुनबा जो है वो पिछड़ता हुआ क्यों नजर आता है, सब कुछ हम बताएंगे। सूरत हाल आज फर्स्ट फेज के बाद कौन आगे है, क्या पलट गया है चुनाव, ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए राहुल गांधी को। और मेरी एक पर्सनल गारंटी है, और मैं आपको ये कह रहा हूं, ये मेरा वायदा है, जिस दिन हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो समय आने वाला है, जो आने वाला है और बहुत जल्दी आ सकता है, हमारी गारंटी है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी हम बिहार में खोलेंगे। पूरी दुनिया से लोग आएंगे, जापान, चाइना, कोरिया, सिंगापुर, सब जगह से लोग आएंगे, बिहार में शिक्षा लेने के लिए आएंगे। बिहार में जो टूरिस्ट सर्किट है उसको हम बिहार की जनता से जोड़ने का काम करेंगे कि टूरिज्म का पूरा फायदा बिहार के युवाओं को मिले। नए होटल खुले, नए रेस्टोरेंट खुले और लाखों युवाओं को टूरिज्म से फायदा मिले। हमारा फोकस भाई और बहनों रोजगार पे होगा। मैंने पिछली मीटिंग में कहा कि यहां मखाना उगाया जाता है, मगर जो मेहनत करता है उसको मखाना में से कोई पैसा नहीं मिलता, कम से कम पैसा मिलता है, बिचौलियों को पैसा मिलता है। मखाना अमेरिका में बहुत महंगा बिकता है,
हम चाहते हैं कि जो लोग मखाने को उगाने में अपनी मेहनत देते हैं, खून पसीना देते हैं, मखाने का फायदा उनको मिले। और इसके लिए बिहार की सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार में फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और कोल्ड चेन दिलवाने का काम करेगी। तो यहाँ सुन रहे थे आप राहुल गांधी आज कस्बा में थे, मखाना उद्योग की बात कर रहे थे और मखाना उद्योग के अलावा वो युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ युवाओं पर फोकस है ये पूरा का पूरा। अगर विपक्षी कुनबा देखा जाए, खासकर महागठबंधन की बात की जाए, तो युवाओं की बात होती है, महंगाई की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है, पलायन की बात होती है, ये तमाम बातें होती है। लेकिन क्या इस बार मुद्दों से भटक गया है सत्ता पक्ष, ये भी समझना होगा। तो सत्ता पक्ष क्या कुछ लेकर आ रहा है वो उस पर भी बात करेंगे। और इसी में आज प्रियंका गांधी भी आज जब सभा को संबोधित कर रही थी तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जरा वो भी सुनते हैं। प्रियंका गांधी को चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा पोलिंग हुई, गोपालगंज में भी वोटिंग शानदार ढंग से हुई है। तो पूरा का पूरा जो मिडिल बिहार है वो किस दिशा में जा रहा है। आज 121 सीटों में से आप जानते हैं पिछली दफा 2020 के रिजल्ट की अगर बात करें तो 61 और 60 यानी 60 और 61 सीटों का बंटवारा था। एक सीट से आगे नीचे की बात थी, महागठबंधन एक सीट से पीछे था। लेकिन क्या इस बार महागठबंधन यहाँ फर्स्ट फेज में बाजी मारेगा, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन लगता ऐसा है कि पिछले 4 दिनों से जो महागठबंधन का प्रतिशत बढ़ा है उसके तरफ रुझान युवाओं का खासकर बढ़ा है। और इसमें युवाओं का एक रुझान जो दिखाई देता था पहले थोड़ा सा जनसुराज की तरफ, वो भी खत्म हो चुका है। इन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले प्रियंका गांधी को सुनिए क्या कुछ कह रही थी आज। आपने कहा प्रमोद जी कि यहाँ की सरकार दिल्ली से चल रही है, सच बात है। इनके मंच देखिए, इनके मंचों तक पे इनको नहीं बुलाते, नीतीश जी को नहीं बुलाते। और प्रधानमंत्री जी भाषण क्या देते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पोस्टर पे तेजस्वी जी की फोटो छोटी लगी है, या फिर आरजेडी के पोस्टर पे राहुल जी की छोटी फोटो लगी है। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री हैं और कोई काम नहीं है कि पोस्टरों को देख के लोगों की फोटो नापे। देश के प्रधानमंत्री हैं, हर जगह जाके कहते हैं कि ओ विपक्ष के नेता अपमान कर रहे हैं। बंगाल में अपमान किया, केरल में अपमान किया, यहां आकर बिहार में कहते हैं कि हम आपका अपमान कर रहे हैं। क्यों, क्या अपमान कर रहे हैं? हम आपके अधिकारों की बात कर रहे हैं, हम आपके रोजगार की बात कर रहे हैं, हम आपकी मजबूती, आपके सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। और ये उनके लिए अपमान होता है। हम कहते हैं, सच्चाई बोलते हैं आपके सामने। प्रियंका गांधी भी लगातार दमखम यहाँ पर पूरी ताकत के साथ भाषण दे रही हैं। और ये चुनाव पिछली दफा और इससे पहले के कई चुनाव को अगर आप लोग देखें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस कदर इसमें ताल ठोकी है, दम ठोका है, वो साफ दिखाई देता है कि ये कुनबा थोड़ा मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। हमारे दोनों साथी मौजूद हैं यहाँ पे, प्रशांत टंडन जी भी हैं और इधर फरहाद साकिब जी भी हैं। हम लोग जो साथी बाद में जुड़े हैं आपको बता दूं, ये सीमांचल का एरिया है, पूर्णिया काफी महत्वपूर्ण है। और पूर्णिया में पला बढ़ा, आगे बढ़ा हूं मैं, तो ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। आप लोगों से कई बार कहता भी हूं जब मैं लाइव करता हूं, तो हमारे कई साथी यहाँ पर मौजूद भी हैं जो साथ में पढ़े। तो ये सब और इन सब के बीच अगर सियासी तौर पर यहाँ पर कैसा चल रहा है, क्या सूरत हाल है, ये जानने की कोशिश हम करेंगे। उससे पहले आज जो दिन भर हुआ है उसको जानना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि जो 121 सीटों पर आज मतदान हुआ है, पोलिंग हुई है, वो किस दिशा में जा रहा है। महागठबंधन बाजी मार रहा है या एनडीए बाजी मार रहा है, इन सब पर नजरें टिकी हुई थी। सुबह से अलग अलग जगहों से लगातार हम रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे थे, जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। प्रशांत टंडन जी और फरहाद साकिब जी आपका स्वागत है। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। साकिब जी, किस दिशा में जा रहा है चुनाव, 121 सीट? राजीव सर, देखिए ये आज के चुनाव ने जो है अगले दूसरे फेज का भी ट्रेंड सेट कर दिया है। और जो डीबी लाइव के दर्शकों के लिए हम लोग बार बार ये बता रहे थे,
और शायद उनको ये लग रहा होगा कि हम उनको संशय में डालना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों के पास जो आउटपुट्स थे, जो हमारे पास जो इनपुट्स आ रहे थे तमाम जगहों से, बिहार की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग, अभी तो हम लोग 4-5 दिन से ग्राउंड पे घूम रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उससे पहले भी जो रिपोर्ट्स थी हमारे पास में, एक नारा जो हम लोग बार बार कह रहे थे, तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है, उसका इफेक्ट आज पहले फेज के चुनाव में स्पष्ट रूप से दिख गया है। इसमें कहीं कोई शंका, शुभा और संदेह की अब बात नहीं रह गई है। जहां लोजपा के उम्मीदवार थे और जहां भाजपा के उम्मीदवार थे, वहां जदयू का जो बेस वोटर है, ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग जो है, जिसमें कम से कम 12 से 15% जो नीतीश जी का वोटर माना जाता है, उसने रिवॉल्ट कर दिया है। अब वो रिवॉल्ट जो होता है वो 2020 में जिस तरह से चिराग पासवान के उम्मीदवारों के लिए जदयू के अति पिछड़े उम्मीदवारों के सामने सवर्ण समाज की तरफ से जो रिवॉल्ट किया गया था, वो थोड़ा आक्रामक तरीके से हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था उसको, लेकिन यहाँ जो रिवॉल्ट हुआ है वो बिल्कुल खामोशी से हुआ है। और ऐसी तमाम जगहों से, दीघा से मैं आपको बता रहा हूँ, दीघा में अच्छा खासा वोट परसेंटेज जो है भाकपा माले की तरफ, नीतीश जी का वोट भाकपा माले की तरफ शिफ्ट हुआ है। और लखीसराय की जो आप हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लखीसराय की शुरुआत से पहले मैं अपने डीबी लाइव के दर्शकों को कुछ और जो हमारे पास जो जानकारी, दिन भर की जो जानकारी है, आज जो वोटिंग पैटर्न जिस तरह का ट्रेंड सेट हुआ उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन ये बताना जरूरी है कि आज कहां कहां किस तरह से प्रशासनिक अमले ने वोट को जो है बाधित करने की कोशिश की है और सरकार के साथ प्रशासनिक अमला पूरा का पूरा खड़ा नजर आया है। मनेर से ऐसे विजुअल्स आए, आपको याद होगा कुंदरकी में समाजवादी पार्टी ने यह आरोप लगाया था कि पुलिस वाले वोटर्स का आई कार्ड चेक कर रहे हैं, जबकि उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती आई कार्ड चेक करने की। ठीक वही पैटर्न आपको मनेर में मिला है। पटना की विधानसभा मनेर, जहां से भाई वीरेंद्र आरजेडी के विधायक हैं, उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर आई है। उन्होंने बाकायदा वीडियो ये करके बनाया है कि आप, और वो पुलिस से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी भी वोटर का वोटर आईडी चेक करेंगे। वोटर आईडी चेक करने की अथॉरिटी अंदर जो पोलिंग पार्टी बैठी है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बैठे हैं, उनके जो लोग हैं वो वोटर आईडी चेक कर सकते हैं। आपका काम सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन करना है। मोहिउद्दीन नगर एक विधानसभा है, वहां से ये खबर आई है कि वोटर्स को जबरन पुलिस वालों ने गांव में घुस करके डराया धमकाया है। और एक बंदा है जो दूर से वीडियो बना रहा है, उसने कहा है कि देखिए पुलिस वाले जबरन घुस रहे हैं और ये तमाम चीजें। उसके बाद आपको सबसे आश्चर्यजनक, दरभंगा की सीट पर जनसुराज के प्रत्याशी हैं आर के मिश्रा, डीजीपी रहे हैं, वो डीजीपी रहे हैं। उन्होंने 1 नवंबर को भी शिकायत की थी कि भाजपा के लोग उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। और आज जब वो वोट डाल के लौट रहे थे, उसके वहां पर भी जो है उनके साथ झड़प हुई। और जब उन्होंने पुलिस को फोन किया तो लोकल थानेदार आके उन्हीं को उठा के ले गया और थाने में बिठा दिया। और वो, आप सोचिए, वो जो आदमी जो डीजीपी की, जब वो डीजीपी रहे होंगे, उस इलाके के, उस थाने के क्षेत्र के वो आईजी रह चुके हैं। आज उस थानेदार की इतनी हिम्मत हो गई कि वो उसको लेकर के आता है, उनको आर के मिश्रा को लेकर के आता है, जनसुराज के प्रत्याशी को थाने में बिठा देता है। बजाय जिस पर वो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा का ये व्यक्ति जो है वोटिंग को डिस्टर्ब कर रहा है, उसको पकड़ने के, उसको रोकने के, जो आरोप लगाने वाला है जनसुराज का प्रत्याशी, उसको ही उठा के ले आइए। और ऐसी तमाम जगहों से खबर आई है, इस तरह से वोटिंग पैटर्न को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। मुजफ्फरपुर में हम लोग जहां से सुबह चले, वहां भी खबर आई कि कई जगह लोगों ने वोट का बहिष्कार भी किया, लेकिन उसके बाद भी अभी जब हम लोग परसेंटेज देख रहे हैं, वोट प्रतिशत जो है लगभग 65% वोटिंग मुजफ्फरपुर में हुई है। तो ये बताता है, इससे पहले बिहार में इतनी आक्रामक वोटिंग मुझे लगता है पिछले कई दशकों में नहीं हुई थी। बिहार में वोटिंग का प्रतिशत जो है वो इतना ज्यादा क्यों हुआ इस बार? क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा 2020 में 57% की वोटिंग हुई थी, यानी 57% की पोलिंग हुई थी। और इस बार अभी तक 62% और मुजफ्फरपुर जैसी जगह पे 65%, यानी 70% 75% तक जा सकता है। और इस पैटर्न को कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, इस बार लगभग 10% का जो इजाफा हम देख रहे हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि आज जब हम पोलिंग में थे और मुजफ्फरपुर में, वहाँ 65%, अब तक की जो फिगर आई 65% पोल हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा जंप है। लेकिन उसके अलावा बात करें कि देखिए ठीक एक महीना पहले चुनाव की घोषणा हुई थी और इस एक महीने में तमाम छठ पर्व भी आया, दिवाली भी आई, धनतेरस भी आई और बारिश भी आई, तूफान आया, मोन्था तूफान आया, तो उससे बारिश हुई, तूफान आया, जिसकी वजह से प्रचार रुका भी, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाए। ये सब हुआ और तमाम तरीके के मुद्दे आए और इन सब का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका आज बोर्ड का इम्तिहान था। पेपर सेट किया है जनता ने, मतदाता ने। अब देखना है कि ये लोग लिख के क्या आए हैं, वो हम देखेंगे।
14 नवंबर को। लेकिन मुजफ्फरपुर में आज जब हम सुबह से हम लोगों ने कई 8-10 पोलिंग बूथ पे अलग अलग लोगों से बात की, तो पहली बात कि वहाँ पे भी एसआईआर का एक रिफ्लेक्शन, एसआईआर का असर दिखाई दिया कि बहुत सारे लोग हमको मिले जो जिनका नाम कट गया, जिनके परिवारों के नाम कट गए, वो भी दिखाई दिया। और वो लोग जिन्होंने अभी 2024 पिछले साल लोकसभा के चुनाव में वोट दिया था, तो ये भी दिखाई दिया। लेकिन उसके अलावा आप देखिए कि मैं यही वॉच कर रहा था, लोगों से मैं बात कर रहा था किन, देखिए हम लोग उचित भी नहीं है ये पत्रकारिता के हिसाब से कि हम पूछें कि किस पार्टी को वोट दिया, लेकिन हम मुद्दे जरूर पूछते हैं कि किन मुद्दों पर आपने वोट दिया। अब उससे मैं मिला रहा था कि क्या मुद्दे मोदी जी उठा रहे थे, क्या मुद्दे बीजेपी उठा रही थी और क्या मुद्दे तेजस्वी यादव या राहुल गांधी उठा रहे थे, और इन दो कैंपों में और मतदाता क्या कह रहा है वोट डालने से पहले या वोट डालने के बाद, कि उसने किन मुद्दों में बात किया। तो जो प्रमुख मुद्दे दिखाई दिए हैं, महंगाई, जिसकी चर्चा बड़ी कम हो रही थी पूरे इलेक्शन के दौरान, महंगाई एक बड़ा मुद्दा दिखाई दिया। पलायन, बेरोजगारी, पेपर लीक, युवाओं के बीच में ये सारे मुद्दे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि जनता ने पेपर वो सेट किया है जिसकी तैयारी शायद बहुत से लोग नहीं कर रहे थे। और मोदी जी लगातार घुसपैठिए पर हैं, लगातार वो जंगल राज की बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के। और वो जो जंगल राज है, मैं दूसरी बार आऊंगा तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि जंगल राज है क्या और जंगल राज मोदी जी बार बार क्यों कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हुआ ये है कि इस बार के चुनाव में जो सत्ता पक्ष है, एनडीए का पक्ष, आप जानते हैं नीतीश बाबू जो हैं वो पिछले 20 साल से लगातार सीएम की कुर्सी पर हैं, चाहे इधर रहे या उधर रहे, लेकिन कुर्सी वही बरकरार है। और वैसे में हर बार का चुनाव का एक पैटर्न होता है। पैटर्न ये होता है कि एक नैरेटिव सेट किया जाता है, मुद्दा होता है, उन मुद्दों पे जो सियासी दल हैं वो चुनाव लड़ते हैं, वादे करते हैं, घोषणाएं करते हैं। कुछ घोषणाएं वैसी होती हैं जिनमें लोगों को लुभाने की कोशिश होती है। जैसे तेजस्वी यादव का कुनबा जो है उसने कहा कि हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। फिर इधर से एनडीए का कुनबा ये कह रहा है कि 1 करोड़ रोजगार सृजन करेंगे। सरकारी नौकरी देंगे ये नहीं कहा गया है, इधर वो कहा गया है कि रोजगार देंगे 1 करोड़। इसी ढंग से अलग अलग चीजें हैं, जैसे जीविका दीदियों की बात आई जिनको 10-10 हजार रुपए बांटे गए हैं। उनमें से कई लोगों से बातचीत हम लोगों ने की। हमारे दोनों सहयोगी, आप दोनों को मैं बुलाना चाहता हूं, आराधना आंचल, आप दोनों आइए। और आप लोगों ने बातचीत भी की है, चाहे जीविका दीदियों की बात हो। आज जबकि पूरा का पूरा पैटर्न दिखाई दे रहा था जब हम लोग उसमें थे, फील्ड में थे, और महिलाओं से आप लोगों ने बातचीत की। अभी प्रशांत जी कह भी रहे थे कि जो महिलाएं बोलती नहीं थी कि महंगाई भी एक मुद्दा है, आज सुनाई दिया महंगाई। उसके अलावा बीएलओ, कुछ परेशानियां भी नजर आई। वोटर कार्ड नहीं है, नाम नहीं है लिस्ट में, ऐसी भी परेशानियां आई। जरा क्या क्या था, जरा आप बताइए, फिर आपके पास भी आता हुआ। जी राजीव जी, मैं आपको बता दूं कि जब हमने महिलाओं से बात करने की कोशिश की तो उनका ही कहना ये था कि महंगाई जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वो महिलाएं हैं, घर भी चलाती हैं, उनका ये कनेक्ट करते हैं इस मुद्दे से। तो उनका कहना था महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, वो चाहते हैं कि कुछ बदलाव होना चाहिए, इस तरीके का उनका कहना था। और भी कई मुद्दे थे जो उन्होंने बताए थे। बेरोजगारी जो है, पलायन जो हो रहा है, उसको लेकर भी उनमें काफी नाराजगी देखने को मिली थी। और वहीं अगर हम बीएलओ की बात करें तो जब हम बूथ पर गए, हमने बीएलओ को देखा किस तरीके से वो जमीन में बैठे हुए थे। उनके पास बैठने तक के लिए चेयर नहीं, महिलाएं थी जी बिल्कुल, 2 महिलाएं थी और उनके पास बैठने के लिए चेयर तक नहीं थी। तो उसको लेकर उनकी नाराजगी भी थी कि देखिए हम बीएलओ है, लेकिन चुनाव आयोग ने हमारे लिए कोई तैयारी नहीं कर रखी, हमारे पास कुछ था भी नहीं, हमें भगा दिया गया बूथ से दूर कि 100 मीटर की दूरी पर जाके बैठो, हम यहाँ पे बैठने भी नहीं देंगे। तो 100 मीटर की दूरी पर मैं आके बैठ तो गए, लेकिन हमारे पास कुछ था ही नहीं। तो एक न्यूज़पेपर मिला, हमने बिछाया और हम बैठ गए। लेकिन ये चुनाव आयोग की तैयारियां हैं और इसको लेकर जो महिलाओं को गुस्सा फूट पड़ा था। और वहीं अगर बात करें वोटर लिस्ट से नाम कटने की, तो एक नहीं कई लोग हमसे ऐसे मिले जो सामने से खुद आकर कह रहे हैं कि अरे हमारा तो लिस्ट में नाम ही नहीं है। जबकि उनका कहना यह था कि हमने लोकसभा चुनाव में हमने वोट किया था, मेरे परिवार के 4 लोगों ने वोट किया था, लेकिन मेरा लिस्ट में नाम है, लेकिन मेरे परिवार के 3 लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है। जिसको लेकर उनका गुस्सा फूट पड़ा कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है कि हम
2024 के लोकसभा चुनाव में तो वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन अब जब 2025 में वोटिंग की बारी आई तो हमारा नाम ही काट दिया गया लिस्ट से। तो ये देखिए, नाम काटने की बात, SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो मतदाता सूची का फिर से पुनरीक्षण किया गया, मतदाता सूची बनी और उसके बाद जब परिस्थितियां जो हैं वो आज किस दिशा में चली गई हैं कि कई लोगों के नाम काटे गए हैं। और आज जब हम लोग थे, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे दरभंगा हो, चाहे सुपौल हो, इन सब एरिया, सुपौल में आज नहीं थी पोलिंग, लेकिन दरभंगा तक, दरभंगा शहर, दरभंगा ग्रामीण सब में, और या उधर गोपालगंज की बात करें, पटना की बात करें या लखीसराय की बात करें, हर जगह ये पैटर्न भी देखने को मिला है। तो एक ये, दूसरी चीज महिलाओं का जिक्र, और एक कहा जाता है, माना जाता है कि महिलाएं जो हैं एक थोक एक मुश्त निकल के नीतीश बाबू को वोट करती हैं, यानी जेडीयू को उनका वोट मिलता है। ये पिछले 20 साल से कहा जा रहा है। इस बार क्या है पैटर्न? क्या महिलाएं महंगाई के नाम पर छिटक रही हैं? उनको लगता है कि नहीं बहुत महंगाई हो गई है, या 10,000 रुपए जो है आराधना आपके पास 10,000 रुपए मायने रखता है उनकी जेब में अब आने के बाद? 10,000 रुपए के कारण वो जो महिलाओं का प्रतिशत कल हम लोग देखेंगे, और 14 तारीख तक 11 को खासकर प्रशांत जी हम लोगों को ये पता चल जाएगा, जब इस एरिया में भी पोलिंग हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि आखिर महिलाओं का प्रतिशत कितना था, कितने % महिलाएं निकल के आई। और एक मजेदार तथ्य और भी है कि महिलाओं के वोटर जो वोट काटे गए हैं उसमें सबसे ज्यादा इसी एरिया के महिलाओं के वोट काटे गए हैं, सीमांचल की महिलाओं के वोट काटे गए हैं, उस पे भी हम आएंगे। लेकिन ये क्या 10,000 चल गया आज या नहीं चला है? मुझे तो लगता है बहुत ही मुश्किल से अगर इसे देखा जाए कि चुनाव के लिए लाया गया है 10,000 की योजना को, तो बमुश्किल इसका फायदा उठा पाएगी नीतीश सरकार या एनडीए। इसका फायदा बहुत मुश्किल से उठा पाएगी, क्योंकि हमने जितनी महिलाओं से बातचीत की, राजीव जी आप देखिएगा, कुछ महिलाएं हैं जो ठीक है, संतुष्ट है, मिल गए हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाओं के अंदर नाराजगी थी। किसी के अंदर इस बात की नाराजगी थी कि इन्हें मिल गया, हमें नहीं मिला है, और किसी के अंदर इस बात की नाराजगी थी कि 10,000 में क्या होता है। तो कुछ महिलाओं ने तो यहाँ तक कहा कि हम पैसों पे बिकने वाले नहीं है, हमारा वोट पैसे मिलने पे नहीं जाएगा। हमने कुछ महिलाओं से बातचीत की और उन्होंने बहुत ही मुखरता से कहा, मतलब बातचीत करके वाकई में ऐसा लगा कि अब बिहार की महिलाएं भी जागरूक हो चुकी है, उन्हें पता है कि उनके पास जो अधिकार है वो कितना महत्वपूर्ण है, उनका एक वोट कितना महत्वपूर्ण है और इससे कितना बड़ा बदलाव आ सकता है, ये उनसे बातचीत करके समझ में आया। हम जब आज पोलिंग बूथ पर भी बात कर रहे थे तो आपने भी देखा कि महिलाओं ने महंगाई को लेकर बोला कि हाँ महंगाई है, महंगाई से कौन निजात दिला रहा है, इतनी महंगाई, हर चीज महंगी है। और सबसे बड़ी बात कि महंगाई का मुद्दा महिलाओं को ही सबसे ज्यादा हिट इसलिए करता है क्योंकि वही हैं जो घर की रोजी रोटी को पुरुष कमा कर लेकर आते हैं, लेकिन बिहार में आज भी ये पैटर्न ज्यादा देखा जाता है कि महिलाएं घर खर्च चलाती हैं और जो भी खर्चा होता है महिलाएं मैनेज करती, खासकर रसोई का बजट उनका अपना होता है। तो ऐसे में उनके लिए ये महंगाई बहुत मायने रखती है। वो 2-2 पैसे जोड़ जोड़ कर बचाती है कि ये बच जाएगा तो आगे इस चीज के लिए काम आ जाएगा, लेकिन अभी जिस तरह की महंगाई है उनके पास पैसे बचाने को दूर, क्योंकि बिहार में रोजगार की समस्या इतनी ज्यादा है और उस पर भी अगर महंगाई इतनी ज्यादा है तो वो गुजारा करना कितना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, एक आम इंसान के लिए। तो ऐसे में उनकी नाराजगी साफ दिखाई दी। कुछ ने कहा कि हम विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे, लेकिन वो विकास की परिभाषा उनकी क्या थी इस पर तो ज्यादा खुलकर वो सामने नहीं आया। बिल्कुल 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 दोबारा आपके पास आता, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, और हमारे दोनों साथी प्रशांत टंडन जी और फरहाद साकिब जी हमारे साथ हैं, और जो दोस्त साथी शुभचिंतक जो बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं, इस वक्त मैं मौजूद है पूर्णिया में, और देखिए आई लव पूर्णिया सिटी पार्क, ग्रीन सिटी पार्क, ये पीछे लगा हुआ बैनर, और इधर जो है वो अपना वोट बहुत मजबूत करे और जानिए कैसे दे वोट, ये सब कुछ यहाँ पे है। लेकिन इन सब के बीच में सामने सड़क है, रोड है, मेन रोड, और देख रहा हूँ कि लगातार प्रचार की गाड़ियां जो हैं वो जा रही हैं, अलग अलग पार्टियों के प्रचार चल रहे हैं, यानी यहाँ भी पूर्णिया में भी जोर शोर से चुनाव का प्रचार चल रहा है। सीमांचल का एरिया महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सब के बीच आज जो 121 सीटों पर वोटिंग हुई है उसका पैटर्न क्या है, किस दिशा में जा रहा है। और दूसरी चीज कि यहाँ पर जब आप बिहार के चुनाव की बात करते हैं तो बहुत अलग अलग पैटर्न है, उसमें जातिगत वोटिंग भी एक इम्पोर्टेंट पहलू है साकिब जी, और उस जातिगत वोटिंग में भी लालू प्रसाद का जो कुनबा है वो एक अलग है, फिर उसके बाद आप देखिए तो नीतीश कुमार का कुनबा अलग है। कुछ वोटर्स बिल्कुल उस पैटर्न से लगातार चले आ रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स में भी पहले बंटवारा होता रहा, लालू प्रसाद यादव की पार्टी में और जेडीयू में, दोनों में बंटवारा होता रहा। इस कारण कांग्रेस पार्टी पिछड़ती चली गई, अगड़े जो हैं वो बीजेपी की तरफ चले गए, व्यापारी बीजेपी की तरफ चले गए। इसके बाद हुआ ये कि एक गठबंधन बनता है जिसका नाम एनडीए होता है, जिसमें नीतीश बाबू और बीजेपी
बीजेपी सब एक साथ आ जाते हैं और सरकार उनकी बनती है। पिछले 20 साल में 1-2 बार पलटी मारे, 4 बार पलटी मार चुके हैं हालांकि, लेकिन फिर भी नीतीश बाबू की बात कर रहा हूँ। पलटी का मतलब ये आप समझते हैं, नीतीश कुमार की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सब है। उसके बाद आज के इस चुनाव में क्या उस पैटर्न को, जो कि बिल्कुल वोट बैंक, यादव का वोट बैंक यहाँ है, कुर्मियों का वोट बैंक यहाँ है, कुशवाहा का वोट बैंक यहाँ है, मुसलमानों का वोट बैंक यहाँ है, धानुकों का यहाँ है, निषाद का यहाँ, ये सारे जो वोट बैंक हैं, क्या उसमें इस बार बिखराव है, टूट है? बिल्कुल राजीव सर, बिल्कुल बिखराव है। और इस बार आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई एक मतदाता समूह जो है वो किसी एक पार्टी के साथ बंद करके वोट कर रहा है। और खास के इसको इस प्रोस्पेक्टिव में समझने की जरूरत है कि पिछले 20 सालों से, जब से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर बने हुए हैं, 2005 में जंगल राज का नारा देकर नीतीश जी आए, 2010 में उसी जंगल राज का नारा दिया भाजपा के साथ, 2015 में भाजपा ने फिर उसी जंगल राज का नारा दिया, 2020 में भाजपा ने फिर उसी जंगल राज का नारा दिया। यानी भाजपा के पास पिछले 20 सालों में कुछ भी नया नहीं है जिसको वो ये बता सके कि उसने बिहार में ये परफॉर्म किया है और इस आधार पर हमको वोट आप दीजिए। तो जनता को ये लगने लगा है कि ये जंगल राज के नाम पर सिर्फ दिग्भ्रमित करने और अब डराने की कोशिश है, क्योंकि अब AI का जमाना है, चैट GPT का जमाना है। अब लोग उसको नहीं याद, लोग यहाँ 2.5 साल 3 साल के बाद बिहार के लोगों ने इमरजेंसी को भुला दिया था। आपको याद होगा कि बेलछी कांड और उसके बाद इंदिरा गांधी का रिवाइवल होता है, तो 20 साल की बात लोगों को याद होगी ये। और लेकिन मीडिया जो है, गोदी मीडिया खास करके, वो इस नैरेटिव को बार बार इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है और वो ये बताने की कोशिश करता है कि न्यू वोटर्स जो है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जिन्होंने जंगल राज को नहीं देखा लेकिन वो अपने माता पिता से सुनते हैं, मतलब ऐसा कोई एक जैसे कि कोई उपन्यास है, की कहानी, माँ बाप, जैसे हम लोगों के घर में माँ बाप हम लोगों को अच्छे महापुरुषों की कहानियां सुनाया करते थे कि हमारी अच्छे हमारे अंदर अच्छे संस्कार आए, उस तरह से मीडिया पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है कि माता पिता ने अपने बच्चों को सिखाया है कि लालू जी का जंगल राज था, मतलब लालू जी थे तो ऐसे होता था, अपहरण होता था, ये, और ऐसे पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है 20 सालों के अंदर में बिहार में, जैसे ना अपहरण हुआ, ना हत्याएं हुई, ना बलात्कार हुए, ना दलित उत्पीड़न की हत्याएं हुई, ना मुस्लिम उत्पीड़न की हत्याएं हुई, ना रोजगार बहुत मिल गए। ये तमाम चीजें जो है, जो मीडिया जिस तरह से एक परसेप्शन सेट करने की कोशिश करता है, उस परसेप्शन को आज जो मतदाता वर्ग है, खास के जो मतदाता वर्ग जिसको आप एनडीए का मतदाता वर्ग मानते हैं, उसने तोड़ दिया है। और हर जो मतदाता वर्ग है, जिसको आमतौर पर हम लोग एनडीए के पक्ष में मानते हैं, जैसे कुशवाहा मतदाता, लव कुश का समीकरण नीतीश जी का समीकरण है, मांझी महादलित समाज मांझी जी की वजह से एनडीए के साथ है, दलित समाज जो पासवान बिरादरी है, पासवान समुदाय 5.5% के लगभग पूरे बिहार में उनकी आबादी है, वो एनडीए के साथ है। लेकिन उस पूरी कम्युनिटी में कई जगह ऐसी हैं जहां कुर्मियों का वोट बटा है, जहां पासवानों का वोट बटा, जहां जिन 28 सीटों पर चिराग पासवान के उम्मीदवार हैं, वहां तो उन्होंने दिया है चिराग पासवान के उम्मीदवार को वोट, लेकिन बाकी जगह पर उन्होंने महागठबंधन को वोट देना उचित समझा है। और ये मैसेजिंग जो नीतीश जी कर रहे थे, और मुझे लगता है कि अब, और आप जब अभी एसआईआर की चर्चा कर रहे थे, प्रशांत सर एसआईआर की चर्चा कर रहे थे, आज कई जगहों से ऐसी भी खबरें आई है, मैं लखीसराय की आपको बात बता रहा हूँ, एक बंदा जो है वो कह रहा है कि वो देवघर से आया लखीसराय अपना वोट गिराने के लिए, और जब वो पर्ची लेकर पोलिंग बूथ पे जाता है तो उसको पता चलता है कि उसका वोट पोल हो गया है, उसका वोट ही गिर गया है। उसको मना कर देता है अधिकारी, कहता है आपका वोट तो पोल हो गया, आप जाइए। और वो बाहर आकर के एक मीडिया समूह से आप कह रहे हैं, आज आम आदमी पार्टी ने भी, आज वहां सौरभ भारद्वाज ने एक्सपोज किया है कि दिल्ली में भी एक मतदाता वोट कर रहा है और आकर सिवान में भी वोटिंग कर रहा है, वही मतदाता, और उस समय भी वो अपना सेल्फी लगा रहा है अपने फेसबुक पेज पे, और आज भी सेल्फी लगा रहा है। मतलब उस मूर्ख को ये समझ में नहीं आया कि अभी 6 महीने पहले मैंने वोटिंग की है वहां पर दिल्ली में, और 6 महीने बाद आकर यहाँ सिवान में वोटिंग कर रहे हैं, और उस समय भी आप सेल्फी लगा रहे हैं फेसबुक। मीडिया की एक बड़ी एंकर है, उन्होंने भी दिल्ली की फोटो में शूट करके लगाया था सेल्फी पॉइंट पर, और नोएडा के यूपी में जब मतदान हो रहा था तो नोएडा से भी उन्होंने पोस्ट किया था कि नोएडा में वोट किया है। गोदी मीडिया की एक बहुत बड़ी एंकर है, तो उनसे भी सवाल होना चाहिए, आपके पास दो वोटर आईडी कार्ड आपने यूपी में, सवाल वोटर आईडी कार्ड का है। लेकिन ये एक ड्रामा इलेक्शन सवाल ये है कि जब मैंने अपना वोट दिया, मैं अभी बूथ पे पहुंचा भी नहीं हूं, मेरा वोट पोल हो गया, इसका मतलब कोई ना कोई मैकेनिज्म है। बिना आप टेबल पर बैठे हुए पोलिंग पार्टी के ये संभव है क्या? ये संभव नहीं है ना। डेमोक्रेसी जैसी कुछ चीज नहीं है कि लोग वोटिंग अपना वोट देने पहुंचे हैं और उनको बताया गया कि आपका वोट तो पोल हो गया, आप जाइए। ये बड़ा जबरदस्त ट्रेंड है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि आज जो प्रशासनिक अमला है उसने
एनडीए के एक एक्सटर्नल एलाई पार्टनर के रूप में काम किया है। न्याजी बाबा खासकर क्या बीजेपी कर रहे के हैं? एक्सटर्नल एलाई पार्टनर के रूप में दानापुर की एक दानापुर विधानसभा में, जहां से रीतलाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं और रामकृपाल यादव बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वहां से ये खबर आई कि 9 जो कुछ वोटर्स ऐसे हैं जो दियारा क्षेत्र में है और वो 9 से आके अपने पोलिंग स्टेशन पे वोट डालते हैं। 9 बंद कर दी गई, 9 का परिचालन ही बंद कर दिया गया। कहा गया कि प्रशासन का आदेश है। भैया आप जब नाव चलने नहीं देंगे तो क्या लोग नदी में जिनको तैरना नहीं आता वो कैसे आएंगे वो वोट डालने के लिए? इसका मतलब साफ है कि आप वोट देने से रोकना चाहते हैं। और ये हर उस जगह पर हुआ है जहां महागठबंधन का वोट चंक है, जहां महागठबंधन का पॉकेट वोट है, ऐसी जगहों पर। और जहां महागठबंधन का वोट पॉकेट नहीं है, जहां एनडीए का वोट पॉकेट है, इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि जहां एनडीए का वोट पॉकेट और खास करके जो अर्बन एरियाज हैं, अर्बन एरियाज के वोटर्स में जो आमतौर पर भाजपा का वोटर्स माना जाता है, वहां उतनी आक्रामकता नहीं देखी गई है, वहां वोटर्स में उत्साह नहीं देखा गया है, वहां उदासीनता देखी गई है। जबकि रूरल एरियाज में एकदम ऑफेंसिव तरीके से लोगों ने वोट किया है। और सबसे मजेदार आज विजय सिन्हा का बयान है। जब विजय सिन्हा पहुंचते हैं एक पोलिंग स्टेशन पर और वहां जब ग्रामीण उनको घेर लेते हैं और उनके ऊपर चप्पल फेंकते हैं, उनकी गाड़ी पे गोबर फेंका जाता है, तो विजय सिन्हा कहते हैं ये सब राजद के कार्यकर्ता है। एसपी का, लखीसराय एसपी का ये आधिकारिक बयान है कि वो कह रहे हैं कि ग्रामीण नाराज हैं कि आप याद कीजिए, हम लोग गए थे नालंदा से आगे जब बढ़े थे हरनौत विधानसभा में, वहां पर एक बैनर लगा हुआ था, आप लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं। आज अभी राष्ट्रीय जनता दल का ये ट्वीट में देख रहा हूं जिसमें विजय सिन्हा के लिए यहाँ लखीसराय विधानसभा के हलसी प्रखंड के प्रतापपुर पंचायत में के प्रतापपुर गाँव में विजय सिन्हा की ओछी हरकत पर मतदाताओं ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाया और ये नारे लगाए हैं। और ये जिस देश का वड़ा प्रधान झूठेबाजी करते हैं तो पब्लिक में क्या संदेश जाएगा? हालांकि आज एक कोई देश कैसे बढ़ेगा? वीडियो देख रहा था जब विजय सिन्हा की बात, इसीलिए मोदी 1 मिनट के लिए लायक नहीं है, उसको बिहार के उप मुख्यमंत्री निकाल दो देश के लिए। सीट फंसी हुई बताई जा रही है और उसमें एक बच्चा नारा लगा रहा है उनके सामने आरजेडी जब वो जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। और इसमें जो एक पैटर्न की बात है उस पर भी आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, और उस पर भी हम आएंगे कि आज की तारीख में लीड में कौन है। आज जब 121 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, लगभग समाप्त हो चुकी है, और वैसे में जानते हैं कि कई जगह 5 बजे तक, कई जगह 6 बजे, मैक्सिमम जगह पे 6 बजे तक, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई है। और उसमें जो 6 बजे तक जो आकर लाइन में लग गया उसके लिए, और लंबी अगर लाइन है तो भले आप रात के 12 क्यों ना बजे, लेकिन मतदान करके जाएंगे, ये प्रक्रिया है। और ऐसे में जहां जहां लाइनें लगी होंगी, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे बहुत ही आराम से शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग का पैटर्न चल रहा था, वो देखा जा रहा था। लेकिन इस पैटर्न में क्या कुछ हुआ है पिछले 3 से 4 दिनों में, प्रशांत जी, हम लोग देख रहे हैं, आपके पास आना चाहता हूं, हम लोग देख रहे हैं कि एक पैटर्न बदला और बड़ी तेजी से लोग मुखर हो गए हैं, बड़ी तेजी से लोग विपक्ष की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं, यानी गठबंधन की तरफ नजर आ रहे हैं। कई लोग तो, मुझे याद है आंचल रिपोर्ट कर रही थी वहां से पटना जंक्शन पे, रात के 1 बजे, 12:30 1 बजे की बात है, और लोग अचानक तेजस्वी के नारे लगाने लगे। तो ये जो पैटर्न चेंज हुआ है, इसको किस ढंग से देख रहे हैं प्रशांत जी, और क्या आज इस पर प्रभाव पड़ा होगा?